Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA 4th सेमेस्टर हिंदी अनुवाद के लिए मित्रों, जिसमें कि यूनिट 4 को एक्सप्लेन किया जाएगा। यूनिट 4 जो कि अनुवाद के साधन के नाम से टाइटल्ड है, जिसमें कि आपको मैं आज बताने वाला हूँ मिथक कोश के उपयोग। ये मिथक कोश होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, इसके विषय में आज चर्चा की जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, जिससे कि हमारा ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बन पाए। तो हम बताते चले मित्रों, ये जो मिथक कोश होते हैं, ये मिथक कोश क्या होते हैं, मिथक कोश के विषय में जानकारी, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को समझें। संस्कृत में मिथक शब्द के समीपवर्ती शब्दों के रूप में दो ही शब्दों का प्राधान्य रहा है। यानी मिथक शब्द है, उसके समीपवर्ती दो ही शब्दों को हम जान पा रहे हैं, जिसमें प्रथम है मिथस। प्रथम शब्द क्या होता है? मिथस अथवा मिथ जिसको कहते हैं, जिसका अर्थ है परस्पर सम्मिलन। यानी परस्पर सम्मिलन की बात जब की जाती है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? मिथक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको कि मिथ या मिथस के नाम से जानते हैं। तथा द्वितीय है मिथ्या। इस मिथ को किस नाम से जानते हैं? मिथ्या, जिसका अर्थ है झूठ तथा असत्य। तो मिथ जो शब्द है, जिसको इंग्लिश में भी आप ले सकते हैं MYTH। ये जो मिथ शब्द है मित्रों, इसको हम झूठ या असत्य से भी जानते हैं, और इस मिथ शब्द को जो है मिथस अथवा मिथ के नाम से जानते हैं, जिसका संबंध होता है परस्पर सम्मिलन, परस्पर मिलना। यानी परस्पर मिलना और सत्य अथवा परस्पर मिलना, असत्य और झूठ, यानी दो तरीके से इसके अर्थ को हम समझ सकते हैं। तथा झूठ अथवा असत्य, यदि मिथक का उद्भव मिथस से माना जाए तो इस शब्द का अभिप्राय मात्र गप अथवा कपोल कथा से ही लगाया जाता है। मतलब तो कपोल कथाएं क्या होती हैं? वो भी एक मिथ्या होती हैं, असत्य के रूप में होती हैं, एक व्यक्ति के सोच होते हैं मित्रों। तो झूठ असत्य, तो इसमें यही बताया जा रहा है, सत्य का अभिप्राय मात्र गप, जो गप होते हैं, कपोल कल्पित कथाएं जो होती हैं, लगाया जा सकता है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से आकलन करने पर ज्ञात होता है कि इन दोनों ही शब्दों से भले ही भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होते हों, लेकिन दोनों के उच्चारण में एक सा ही प्रयत्न लगता है। जब हम दोनों शब्दों की तुलना करते हैं तो जो उच्चारण होता है, उसका जो प्रयत्न होता है बोलने का, वो एक ही समान लगता है। मतलब मित्रों, यानी मिथक और मिथस, मिथ। अब आप देखें मिथ्या, तो ये सारे शब्द का जो उच्चारण है वो एक ही समान हमको दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही शब्दों में अर्थ साम्य की प्रधानता न होते हुए भी ध्वनि साम्य की प्रधानता है। किसकी प्रधानता हम देख रहे हैं इसमें? ध्वनि साम्य की प्रधानता दिखाई पड़ रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है कि जो उच्चारण है वो एक ही समान दिखाई पड़ रहा है मित्रों, ये हमको देखना है। अब आप देखेंगे मिथक शब्द की व्युत्पत्ति। जो मिथक शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति के विषय में क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में भी ये आ सकता है टॉपिक। तो मिथक शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में जाने मित्रों। मिथक शब्द अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द का ही समानार्थी हिंदी रूपांतरण अथवा पर्यायवाची है। यानी कि जो मिथक शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द से ही बनाया गया है, जिसको मैंने आपको बताया MYTH। यानी इसी शब्द से संदर्भित ये शब्द है, समानार्थी है, हिंदी रूपांतर अथवा पर्यायवाची शब्द माना गया। अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के माइथास से हुई है, जिसका अर्थ है आप्त वचन। इसको क्या कहते हैं? आप्त वचन के रूप में जानते हैं। मौखिक कथा, इसको मौखिक कथा कहते हैं, अथवा क्रय कथन, अथवा एक ऐसी कथा जिसे कहने और सुनने वाले इसे सृष्टि या ब्रह्मांड संबंधी तथ्य समझते हैं। जो कहने और सुनने वाले होते हैं वो सृष्टि व ब्रह्मांड संबंधी सत्य समझते हैं मित्रों। बताते चलें कि ऐसे सत्य जब समाज में उजागर होते हैं, लोग उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, कि जिसका आकलन हम केवल कल्पना मात्र ही कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो उसी से संदर्भित बातें बताई जा रही है। जैसे तमाम सारी कहानियाँ, तमाम सारे
जो है ग्रंथों में इस तरह से लिखे जाते हैं, जिसके बारे में हम केवल विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सशरीर वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, लेकिन मन हमारा वहाँ तक दौड़ता है। तो ये बातें यहाँ बताई जा रही हैं शब्द के साथ। यहाँ पर देखेंगे मिथक यानी कि इसे सृष्टि या ब्रह्मांड संबंधी तथ्य समझ, जो सृष्टि होती है और ब्रह्मांड होता है उसी संबंधित तथ्य को समझते हैं। मिथ शब्द का विपरीतार्थक शब्द लोगोस यानी कि तर्क को माना जाता है। इसका जो मिथ शब्द होता है, इसका जो विपरीतार्थक शब्द अपोजिट वर्ड होता है मित्रों, उसको हम तर्क के रूप में जानते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जिस पर लोग तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि सटीकता उसमें नहीं होती है, तभी लोगों को तर्क करने का मौका मिलता है। तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द माना गया वो तर्क माना गया। मिथक संस्कृत का प्रमाणिक शब्द नहीं है। जो मिथक शब्द है वो संस्कृत का कोई प्रमाणिक शब्द नहीं माना गया। संस्कृत के मिथ शब्द के साथ कर्तात्मक चक जो है का प्रत्यय को जोड़ने से ही इसकी निर्मिति हुई है। यानी कि कर्ता में जो है कचक यानी का प्रत्यय के जोड़ने से इसकी जो है उत्पत्ति हम निर्मिति मानते हैं, जो कि संस्कृत का मूल शब्द नहीं मान सकते इसको। मिथक की परिभाषा, अब आप मिथक की परिभाषा के विषय में समझ लें। जो मिथक शब्द होते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में पाश्चात्य विद्वानों में एक प्रेस्कॉट, जिसको प्रेस्कॉट के नाम से जानते थे, ने अपनी पुस्तक पोएट्री एंड मिथ यानी पोएट्री एंड मिथ में कविता और मिथक के व्यापक विमर्श प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने बताया इसके बारे में अपनी पुस्तक में, यानी मिथक और कविता के बारे में पूरी तरह से इन्होंने इस पर अर्थ बताया। भारतीय साहित्य में मिथक का प्रयोग नवीन है, किंतु इसका आधार हमारी पुरा कथाएँ, देव कथाएँ तथा हमारे पौराणिक आख्यान हैं, जो कि हमारी प्राचीन धरोहर है मित्रों। किसी भी शब्द विशेष या किसी तथ्य को परिभाषित करने से तात्पर्य उसकी संपूर्ण विशेषता को सूक्ष्म रूप में समझने से है। इसी हेतु पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा प्रदत्त परिभाषाओं के आलोक में मिथक को समझने का प्रयास किया गया है। तो मिथक को समझने का बार बार प्रयास किया गया। भारतीय समाज में विद्वानों के द्वारा इस पर पूरी तरह से प्रकाश डाले गए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कहा गया है कि मिथक आदिम संस्कृत का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपादान है। ये विश्वास को अभिव्यक्त, विकसित और संहिताबद्ध करता है। यह नैतिकता की सुरक्षा करता है, उसे दृढ़ करता है। यह शास्त्र विध धार्मिक अनुष्ठान की क्षमता को प्रमाणित करते हुए मनुष्य के निर्देशन के लिए व्यवहारिक नियमों का निर्धारण करता है। इस प्रकार मिथक मानव सभ्यता के लिए अत्यावश्यक उपादान है। देखिए मित्रों, मानव सभ्यता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भले ही ये महत्व ना पहुंच पाएँ, लेकिन ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे किंवदंतियाँ बताई गई हैं, जिसको हम समझ करके, जान करके अपने जीवन में पूरी तरह से सुधार करने का प्रयास करते हैं। यह केवल निरर्थक कथा ही नहीं, अपितु एक ठोस क्रिया, व्यापार या कलात्मक बिंब विधान की प्रस्तुति ही नहीं करता, बल्कि आदिम विश्वासों और नैतिक विवेक का एक व्यवहारिक दस्तावेज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हमको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो मिथक होते हैं, जो मिथक कथाएं होती हैं, वो हमारे लिए निरर्थक नहीं होती, बेकार की कथा नहीं होती। उससे हमको कुछ ना कुछ प्राप्त होते हैं मित्रों। और जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे नैतिक विवेक के लिए, यानी विश्वास के लिए, और नैतिक विवेक को क्या करते हैं, एक व्यवहार पक्ष में ढालने का काम करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में मिथक को परिभाषित करते हुए कहा है कि मिथक केवल दिमागी उपज या काल्पनिक चित्रों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, वरन यह तो मानव के विश्वास, उसकी नैतिकताओं का साक्षी है। यानी मानव के विश्वास को भी लिए हुए होता है ये मिथक। ये केवल जो है एक काल्पनिकता से भरा हुआ एक दिमागी उपज के रूप में नहीं जाना जा सकता है मित्रों। मिथक तो धार्मिक अनुष्ठानों को प्रमाणित करते हुए मनुष्य के लिए व्यावहारिक नियमों का
प्रतिपादन करता है। इस प्रकार इस विश्वकोश के अनुसार मिथक मानवीय सभ्यता का अति आवश्यक माध्यम है। यह सिर्फ कपोल कथा न होकर जीवन की यथार्थ अथवा सत्यता का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। कौन? मिथक। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में श्री A.G. गार्डनर ने मिथक पर विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है। श्री A.G. गार्डनर के विचार को हम समझेंगे यहाँ पर कि मिथक प्रायः प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कथा रूप में होता है। सामान्य कथा में यह इस रूप में अंशतः भिन्न होता है, जो सामान्य कथाएं होती हैं उससे थोड़ा भिन्न होता है कि जिन मनुष्यों में यह कथा प्रथम बार प्रचारित होती है, जो लोग इसको पहली बार से सुनते हैं मिथक की कथा को मित्रों, वह इसे अवश्य ही तत्वतः सत्य मानते हैं। तत्वतः सत्य मानने का मतलब पूरी तरह से सत्य मान लेना, उसके भावों से, उसके विचारों से, उसके कथनों से वो किसी न किसी प्रकार से उससे पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं और सत्य मानते हैं इसको। इस प्रकार मिथक कथा नीति कथा या अन्योक्त से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार कहानी या कल्पित कथा से, यानी कहानी और एक कल्पित कथा जिस जैसा अंतर होता है उस प्रकार से भिन्न होता है मित्रों मिथक। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में A.G. गार्डनर ने मिथक पर जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मिथकीय कहानियों तथा कथाओं को यदि प्रथम बार सुना जाए तो उन पर विश्वास किया जा सकता है। प्रथम बार उसको सुनते हैं तो उस पर पूरी तरह से हमको यकीन करना ही पड़ता है। लेकिन मिथकीय कथाएं नैतिक कथाओं से ठीक वैसे ही अलग हैं जैसे कि कोई सच्ची कहानी किसी काल्पनिक से, जो सच्ची कहानी और काल्पनिक कहानी जिस प्रकार से उससे अलग होती है, उसी प्रकार से जो ये मिथकीय कहानी होती है, कथाएं होती हैं, वो नैतिक कथाओं से ठीक उसी प्रकार से अलग होती है मित्रों। कहने का तात्पर्य है कि मिथक हमारे सामने प्रस्तुत तो कथा कहानी के रूप में होते हैं, जो मिथक होते हैं कथा कहानी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं होते हैं, लेकिन इनका आधार हमारे विश्वास की परिणति ही होती है। जो इनका जो आधार होता है हमारे विश्वास पर ही डिपेंड होता है मित्रों, पूरी तरह से निर्भर होता है। साहित्य के सामान जातीय आकांक्षाओं यानी कि धारणाओं आदर्शों का सुस्पष्ट माध्यम है। इसके अनुसार मिथक को लोक कथाओं के समान प्रधानता औपन्यासिक कहानी ही माना जाता है, यानी औपन्यासिक कहानियों के रूप में इसको मान सकते हैं, माना गया है। और इस प्रकार इसमें मूलभूत अंतर ये बताया गया है कि मिथक अलौकिक की कहानियाँ हैं और इस प्रकार उनमें संभवतः ही धार्मिक तत्वों का समावेश हो जाता है। इस मत के आधार पर मिथक में दो तत्वों की बात इसमें की गई है। अपनों के द्वारा अपने को दिया गया संदेश मानते हैं, उनकी सृष्टि में मिथक ऐसी रहस्यपूर्ण भाषा है जो अंतर में व्याप्त भावों को बाहरी यथार्थ के रूप में अभिव्यक्त करती है। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मिथक ऐसी रहस्यात्मक अभिव्यक्ति है जो मनुष्य के अंतर से निहित भावनाओं को उसकी वास्तविकता के आधार पर प्रस्तुत करती है। ये आपके सभी परिभाषाओं का कंक्लूजन समझ लीजिए कि मिथक के बारे में जो बताया जा रहा है। अब आप समझेंगे मित्रों मिथक के प्रकार और भेद, ये मिथक कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ मिथ, यानी टाइप ऑफ मिथ के बारे में आप जानेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ मिथ क्या होता है तो इसमें देखेंगे प्रत्येक देश का साहित्य भिन्न प्रकार का होता है जो अपनी भिन्नता के कारण एक विशिष्ट महत्ता रखता है। साहित्य की विशेष पहचान दिलाने में उसमें निहित तत्व उसे और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। मिथकीय तत्वों के चिंतन में कहा जा सकता है कि मिथक साहित्य को प्रभावशाली एवं
द्वंद्वमयी बनाते हैं। हर युग का साहित्य भी नानाविध भिन्नता संजोए रहता है। इसी भिन्नता के अनुसार मिथकीय पात्र, चरित्र व घटनाएँ युगानुरूप स्वरूप धारण करते हैं। मित्रों, मिथकों को विद्वानों ने अपने अपने अनुसार वर्गीकृत किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री A.G. गार्डनर द्वारा किए गए विभाजन के अनुसार मिथकों की संपूर्ण वास्तु परिधि को 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसके विभाजन के आलोक के आधार पर मिथक के कुछ प्रकार प्रस्तुत हैं। उस कुछ प्रकार को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों हम आपको बताने जा रहे हैं जो मिथक होते हैं इनके प्रकार क्या होते हैं। मिथक के प्रकार के विषय में कितने प्रकार के मिथक जाने जा रहे हैं, तो इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में ये मिल सकते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला जो प्रकार बताया गया, ऋतु परिवर्तन के संदर्भ वाले मिथक, यानी ऋतु परिवर्तन, चेंज ऑफ सीजन, यानी ऋतु परिवर्तन के संदर्भ वाले जो मिथक होते हैं उसमें क्या है, जिस प्रकार दिन रात, सप्ताह, मास और वर्ष का सदैव एक ही तरह से आना निश्चित है, उसी प्रकार ऋतुओं के आगमन का भी एक निश्चित क्रम है। पूरी तरह से जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात जाता है, विंटर, समर एंड रेनी सीजन। तो ये जो ऋतुएं होती हैं इनका जो आगमन होता है वो उसी प्रकार ऋतुओं के माध्यम आता है। जैसे कि जैसे दिन होती है तो रात होता है, सप्ताह, मास होता है और ये नित्य हमेशा होता रहता है। उसी प्रकार से ऋतुएं भी आती रहती हैं। ये ऋतुएं दिन और रात को प्रभावित करती हैं। जो ऋतुएं होती हैं वो दिन रात को कैसे क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं। यानी गर्मी के समय जब आ जाता है, जब समर सीजन आता है तो उसमें जो है दिन बड़े होते हैं, दिन का समय ज़्यादा होता है और रातें छोटी होने लगती हैं गर्मी के समय में। सर्दी में क्रम विपरीत हो जाता है। यही क्रम जो है सर्दी के समय में, विंटर सीजन में क्या होता है, रातें जो है बड़ी होती हैं और दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ऋतुचक्र को प्रभावित करने वाले ग्रहण आदि कारकों के संदर्भों में राहु जैसे मिथक इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यानी कि ग्रहण आदि जो बन जाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो इस तरह से जो ग्रहण होते हैं इनके संदर्भ में कि राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, राहु ने चंद्रमा को ग्रसित किया तो चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। तो राहु जैसे मिथक इस श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इसमें इस श्रेणी में जो हम राहु जैसे मिथक को रखते हैं कि पूरे ही तथ्यों को अपने अंडर में कर लेते हैं, अपने स्तर से उसको जिस दिशा में चाहते हैं मोड़ देते हैं। तो ये ऋतु परिवर्तन से संदर्भ वाले मिथक बताए गए। दूसरा पॉइंट आपका है मित्रों, विशिष्ट प्राकृतिक संदर्भों के मिथक। यानी विशिष्ट प्राकृतिक संदर्भों के मिथक के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं का विवेचन, इनकी प्रणाली क्रिया को मिथक के अंतर्गत माना जा सकता है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, प्रलय से संबंधित मिथ कथाएँ इसके अंतर्गत समाविष्ट होती हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऋतु से संबंधित मिथक की कहानियाँ आपको मिलेंगी मित्रों, और इसमें जो है प्रकृति से संबंधित कहानियों को संदर्भित किया गया है पॉइंट नंबर 2 में। और इसके पश्चात पॉइंट नंबर 3 में आप देखेंगे मित्रों, इसी में पॉइंट नंबर 2 में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में की जा सकती हैं भूकंप पृथ्वी की नीचे की प्लेटों के खिसकने के कारण से आते हैं, जबकि लोकमानता में इसे ईश्वर का प्रकोप माना जाता है। इसी तरह ज्वालामुखी तथा प्रलय आदि को दैवी आपदा मानकर मिथ कथाएँ को भी जोड़ दिया गया है। कामायनी में प्रलयंकारी विनाशशीलता के पश्चात मन की चिंता प्रसंग को भी प्राकृतिक मिथकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक दार्शनिक दृष्टिकोण, दोनों तरह के दृष्टिकोण इसमें समाहित होते हैं मित्रों।
जो कि मिथ कथाएँ होती हैं। जैसे भूकंप आता है, भूकंप के आने का वैज्ञानिक कारण कुछ और है, लेकिन मिथ कथाओं में जो भी चीज़ें हमको मिलती हैं वो अलग अलग तरह से मिलती हैं, जिस पर हमको यकीन भी करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट जो आपका है, प्राकृतिक मिथ क्या होते हैं, तो मानव समाज द्वारा प्रकृति प्रारंभ से ही पूज रही है। प्रकृति भारतीय समाज में जल, वायु, अग्नि, नदी इत्यादि को देवता के रूप में देखा जाता है। यानी भारतीय समाज में आज भी इसको हम देवता के रूप में जानते हैं, देवी के रूप में जानते हैं। इनका जन्म, कार्यप्रणाली आदि से संबंधित कथा प्रसंग वाले मिथक इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे गंगा अवतरण की कथा, तो ये प्राकृतिक मिथक के रूप में आते हैं। इसके पश्चात 4 पॉइंट में आपको शिष्ट जन्म संबंधी मिथक, यानी शिष्ट का जन्म कब हुआ, कब ये शिष्ट की रचना हुई, इससे संबंधित जो मिथक हमको मिलते हैं पढ़ने के लिए मित्रों, देखेंगे इसमें। इस श्रेणी में संसार के उदय, उसके नियत कर्मों तथा विनाश आदि की जानकारी प्राप्त होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों को ही संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है मित्रों, जिसको कि हम गॉड के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखेंगे गॉड को, यानी कि इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया जनरेटर, यानी गॉड को जनरेटर, जनरेटर का मतलब जन्मदाता, जिसको हम क्या मान सकते हैं, सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता, सृष्टि को जो है उत्पत्ति करते वाला जनरेटर हो गया। और ऑपरेटर, वो से ऑपरेटर यानी पालनकर्ता, जिसको विष्णु को मानते हैं। और संहारक यानी डिस्ट्रॉयर, तो डिस्ट्रॉयर किसको मानते हैं, शंकर भगवान को मानते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी मिथक की कोटि में इसको हम ले रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि का जो उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है, तो इसको हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं गॉड से भी। इस प्रकार के मिथक इस कोटि में आते हैं। सृष्टि उत्पत्ति की मनु संबंधी कथा को भी इसकी सीमा में लाया जा सकता है। जो मनु ने जो बताया है उसको भी हम इस सीमा तक ला सकते हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे, देवत्व संबंधी जो मिथक है। देवत्व संबंधी मिथक से तात्पर्य ऐसे मिथकों से है जिनके अंतर्गत देवी देवताओं की कथाओं का वर्णन होता है। इन कथाओं में देवी देवताओं के जन्म, उनके दैत्य संहार तथा जन कल्याण का वर्णन होता है। इसी तरह गंगा को पाप नाशिनी, गणेश को विघ्नहर्ता और सरस्वती को वरदायिनी तथा ज्ञानदायिनी संबोधन देने की कथा और इनके जन्म आदि की कथाओं को देवत्व संबंधी मिथक माना जा सकता है। तो ये 5 नंबर पॉइंट्स हुआ मित्रों। इसमें आपको कुछ भी नहीं, केवल पॉइंट से संबंधित तथ्यों को समझ करके लिख देना होगा, पूरे ही अंक आपको मिलेंगे। और उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में लिखेंगे प्राणी जन्म संबंधी मिथक। प्राणी के जन्म संबंधी मिथक तमाम सारी कहानियाँ हैं, इस तरह से जो कथाएँ बताई गई हैं। संसार में मानव के अलावा भी अनेकों ऐसे प्राणी हैं जिन पर संसार में होने वाले हर छोटे बड़े परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही प्राणियों की जन्म से संबंधित मिथक का वर्णन इस श्रेणी में होता है मित्रों। जैसे कि हमारे हिंदू समाज में प्रलय के पश्चात संसार का उदय हुआ, ये माना जाता है। तो मनु को प्रथम पुरुष माना गया मित्रों। श्रद्धा को प्रथम स्त्री के रूप में माना गया, यानी मनु और श्रद्धा इस सृष्टि पर सर्वप्रथम मानव रूप में जो आए, तो मनु और श्रद्धा, यानी मनु को पुरुष के रूप में और श्रद्धा को स्त्री के रूप में माना गया, दर्शाया गया है। इनके पश्चात ही संसार में उत्पत्ति का क्रम आगे बढ़ा। ठीक उसी प्रकार ग्रीक सभ्यता में आदम और हव्वा, यानी आदम और हव्वा को शिष्ट उत्पत्ति का कारण माना गया मित्रों। ग्रीक समुदाय में इसको जाना गया आदम हव्वा को। यह मिथक श्रेणी के प्रमुख उदाहरण माने जा रहे हैं, जिसको कि आपको लिखना होगा। अगला पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर 7, जीवों के आवागमन, यानी जीवों के आवागमन संबंधी मिथक। यानी जीवों के आवागमन संबंधी मिथक के बारे में देखेंगे। कहा जाता है कि मनुष्य तथा अन्य किसी भी प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। जो कर्म करते हैं जैसा, वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। हम अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म
इस जन्म में करते हैं उसका परिणाम अगले जन्म में भोगना पड़ता है। ये बताया जा रहा है कि अगले जन्म में हम उसको भोगते हैं। इसी के अनुसार जीव के आवागमन का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। जैसे कि मनुष्य को 84 लाख योनियाँ, यानी 84 लाख योनियों में मनुष्य के प्राण को जो है, मनुष्य के शरीर जीव को जो है क्या होता है, भुगतना पड़ता है, जाना पड़ता है उसमें। तो ये सारी कहानियाँ जो दंत कथाएँ हैं वो बताई जा रही हैं। अगला नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 में मित्रों देखेंगे धीर, उदात्त तथा वीर नायकों संबंधी मिथक। तो धीर, उदात्त तथा वीर नायकों संबंधी जो मिथक बताए गए, इस श्रेणी में ऐसे प्राचीन कथाएं कहानियां का वर्णन होता है जो कि एक निडर, निष्ठावान, कुशल नायक अथवा योद्धा के जीवन चरित्र को उजागर करती हैं कहानियाँ। इस कहानियों में नायक को इतिहास तथा उसके देश के प्रति समर्पण का भी विस्तृत ज्ञान होता है, हमको इसमें प्राप्त होता है ज्ञान मित्रों नायक के बारे में। श्री राम तथा श्री कृष्ण के भी धीरोदात्त नायक होने का वर्णन है, यानी कि धीरोदात्त नायक के रूप में इनको जाना जाता है। कृष्ण और राम को भी भीष्म का प्रतिबद्ध तथा अर्जुन का श्रेष्ठ धनुर्धारी के रूप में मानता व महान योद्धा कर्ण की श्रेष्ठ दानवीर के रूप में मानता इस श्रेणी के मिथकीय उदाहरण के रूप में जानी जाती है। पॉइंट नंबर 9 में मित्रों सामाजिक क्रियाकलापों संस्थाओं संबंधी मिथक। तो प्रत्येक मनुष्य प्रारंभ से ही एक समाज में रहता है मित्रों, इसलिए उसे एक सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक समाज में रहता है, समाज से अलग नहीं रहता है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामूहिक प्रयासों से जो नियम कानून प्रचलन में आते गए हैं उन्हें इस मिथकीय श्रेणी के अंतर्गत लाया जा सकता है। जैसे विवाह हुआ, विवाह नामक संस्था हुई, समाज को पतनोन्मुख होने से बचाती है मित्रों। विवाह जो होता है इस लोक विश्वास के कारण ही समाज में इसे मान्यता मिली है। यह अलग बात है कि हर युग में इसका रूप अलग अलग है। इसके पश्चात देखेंगे अगला पॉइंट मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का मिथक। मृत्यु के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है? जिसकी भी मृत्यु हुई है वही इसको आभास कर सकता है। जो जीवित है वो जीवित केवल कथा को ही श्रवण कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। तो मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति के विषय में बताया गया। मानव शरीर नश्वर है तथा आत्मा क्या है? अजर अमर है। मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता है? ये सब मनुष्य के कर्मों के आधार पर तय होता है मित्रों। गीता में तमाम सारे उपदेश दिए गए हैं, कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताया गया, समझाया गया। तो ये सारी की आत्मा क्या है? अजर अमर है। नैनम छिदंत शास्त्रान नैनम दहत पावका, मैंने इस आत्मा को जो है किसी भी प्रकार से न छेदन किया जा सकता है, न भेदन किया जा सकता है, न पवन सुखा सकती है, न सूर्य जो है इसको तपा सकता है, किसी भी प्रकार से जला सकता है। तो आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता में, मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी है अथवा नरक का, ये सारी जानकारी। पुनर्जन्म आदि को भी इसी श्रेणी में रखा गया है मित्रों। इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा विद्यमान रहती है या नहीं, इसका अस्तित्व है या नहीं, ये सभी रहस्यपूर्ण तथ्य इन्हीं मिथकों की श्रेणी में आते हैं। जो रहस्यमय तथ्य हुए हैं ये भी मिथक की श्रेणी में आते हैं। 11 नंबर पॉइंट में दानों से संबंधित मिथक। दानों का मतलब राक्षस, बुरे आचरण करने वाले, बुरे कार्य करने वाले राक्षस से संबंधित। तो दानों से संबंधित जो मिथक हैं, जिस प्रकार भारतीय परंपरा में देवताओं के जन्म इत्यादि से संबंधित मिथक हैं, उसी प्रकार दैत्यों तथा दानवों से संबंधित मिथक भी समाज में प्रचलित हैं। देवता तथा दानव दो प्रकार की प्रवृत्तियां समाज में प्रारंभ से ही विद्यमान थीं, यानी देव श्रेणी और दैत्य श्रेणी। आज भी समाज में इस तरह से दो स्थितियां समाज में प्रचलित हैं, मानी जाती हैं। एक मानव के रूप में समाज में अच्छे कार्य करने वाले, मानव के रूप में समाज में गलत कार्य करने वाले दैत्य के रूप में जाने जाएं। इस तरह से समझना चाहिए। देव अच्छाई तथा दानव बुराई के प्रतीक माने गए हैं। यही तथ्य आज भी विद्यमान है। देवता तथा असुरों के संग्राम की जो कथा कहानियाँ समाज में प्रचलित हैं
वो इसी श्रेणी के मिथक हैं मित्रों। जैसे कि श्री कृष्ण का कंस के साथ, जरासंध आदि के साथ युद्ध, तथा माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज आदि के दानों का वध और समुद्र मंथन का वर्णन, राम का रावण के साथ युद्ध, ये सारे मिथक बताए गए सभी को इस वर्ग के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब 12 नंबर पॉइंट में देखेंगे मित्रों, ऐतिहासिक संदर्भों के जो मिथक होते हैं, इतिहास से भी संदर्भ जो मिथक होते हैं उनको देखना है। ऐतिहासिक संदर्भों के मिथक इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे तथा तथ्य उद्घाटित होते हैं जिनका संबंध प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं से है। ऐसे ऐतिहासिक पात्र जिनका प्रमाणिक आधार इतिहास सम्मत होते हुए भी पौराणिकता के समीप पहुंच गया है। कवि चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना में पृथ्वीराज का ऐतिहासिक चरित्र जनमानस के आस्था विश्वास के कारण मिथक चरित्र बन गया है मित्रों, ये हमें समझना है। प्रकृति के अनुसार मिथकों का वर्गीकरण। अब हम इन 12 पॉइंटों को के पश्चात जो है प्रकृति के अनुसार मिथक का वर्गीकरण आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रकृति के अनुसार मिथकों का जो वर्गीकरण किया गया इसको आपको पूरी तरह समझ लेना है। एजी गार्डनर के अतिरिक्त भी कई ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने मिथकों को उनकी प्रकृति के अनुरूप वर्गीकरण किया है मित्रों। उन पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम का के अनुसार किया गया विभाजन प्रस्तुत किया गया, यानी कि पहला का अंतरिक्ष, द इथेरियल हेवेंस, इनमें द्यौंस, वरुण, मित्र, इंद्र, ब्रह्मा आदि से संबंधित मिथक आते हैं। और इसके पश्चात मूल्य आधारित परिकल्पना थी जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना था। प्राचीन मिथकों की खासियत रही थी कि वो मूल्यहीन और आदर्श विहीन नहीं थे। मिथकों का जन्म समाज व्यवस्था को कायम रखने के लिए हुआ, यानी कि आप पूरी तरह से इसका कंक्लूजन यही समझेंगे जो मिथक हैं इनका जो उद्देश्य था वो एक समाज की व्यवस्था को पूरी तरह से कायम रखना ही था। मिथक लोक विश्वास में से जन्मते हैं। पुरातन काल में स्थापित किए गए धार्मिक मिथकों का मंतव्य स्वर्ग तथा नरक का लोभ भय दिखाकर लोगों को विसंगतियों से दूर रखना था। मिथक भिन्न है, मिथ्य और मिथक भिन्न है। मिथक असत्य नहीं है। इस शब्द का प्रयोग साहित्य के अतिरिक्त झूठ या काल्पनिक कथाओं के लिए भी किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्लेषण में मिथकों के अध्ययन को बहुत महत्व दिया गया है मित्रों। इस संबंध में फ्रायड तथा जुंग के सिद्धांत के अंतर है। फ्रायड और जुंग के जो सिद्धांत बताए गए पर आगे मिथक संबंधी विवेचन में जुंग के मत को अधिक मान्यता मिली। जुंग के अनुसार मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है। मानस का मतलब उसके सोच में, उसके मस्तिष्क में होता है मित्रों, वो भी चेतन मन में नहीं, अचेतन मन में। मन दो होते हैं, चेतन और अचेतन। तो अचेतन मन में इसका जन्म होता है। किसका? इस मिथ का मित्रों। निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूजन। इस प्रकार हमारे समक्ष रहने वाले प्रत्येक वस्तु विशेष में मिथक विद्यमान होते हैं। प्रत्येक वस्तु विशेष में मिथक कुछ ना कुछ विद्यमान होते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, समाज हो, हमारा इतिहास हो या फिर कि हमारे धर्म, पुराण इत्यादि, सभी में मिथकों का अस्तित्व किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। यहाँ तक कि हमारे दैनिक व्यवहार में भी मिथक अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। अब आप पूरी तरह से समझ लें। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक सिक्के के दो पहलू का मतलब जैसे प्रकाश और अंधकार। जो भी वस्तु हम देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, जो भी व्यक्ति देखते हैं, जो भी प्रकृति के समक्ष जो भी हम दृश्य देखते हैं, उस दृश्य में एक जो रहस्यात्मक गतिविधि उत्पन्न होती है वही मिथ कही जाती है मित्रों। एक जो है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जो अप्रत्यक्ष गतिविधि हमको दिखाई पड़ती है, समझ में आती है, दूसरे के द्वारा सुनाई जाती है या हम उसको समझते हैं, गूढ़ रहस्य के रूप में जानते हैं, वही मिथक के रूप में होता है मित्रों। और जो वास्तविकता जो हमारे समक्ष होती है वो मिथक से हटकर होता है। तो मिथक हमारे जीवन के पल पल में विद्यमान है
तो इसको हमको परिभाषित करना, इसको परिलक्षित करना, इसकी उपयोगिता को, इसके पॉइंट्स को पूरी तरह से दिमाग में रख लेना है कि इससे संदर्भित किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हों, चाहे वो अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो या दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस हों, हम पूरी ही तरह से उसको लिख पाएँ। इसलिए आपको डिटेल में इसको पढ़ना आवश्यक होगा। BA 4 सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको प्रदान किया है, जिसे आप पूरी तरह से पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।